हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो ये मास्टर कैडर पंजाब हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, तो सभी का वेलकम है। एज़ वी ऑल नो कि हम 3 बजे की क्लास में मिलते हैं, ठीक है, लाइव सेशन होता है। लेकिन बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे मुझे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि 3 बजे मैं आज अवेलेबल नहीं रहूँगी किसी रीज़न से। तो 7 बजे मैं अवेलेबल रहूँगी। 7 बजे की क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे। 3 बजे की क्लास में जो मैं डिस्कस आपके साथ करने वाली थी, ऑल्दो वो लाइव सेशन होता, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप इस वीडियो को तब तक देख लेंगे और 7 बजे की क्लास में जब आप लाइव आएंगे, ठीक है, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई 1% क्वेरी होगी, डाउट होगा या कोई और डिस्कशन आप चाहते होंगे, तो वो मुझे आप 7 बजे की क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट मुझे पता चला है 10 मिनट पहले कि मेरे जाए बगैर किसी रीज़न से वो काम नहीं हो पाएगा, तो बहुत ही अर्जेंटली मुझे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और जो मैं वहाँ डिस्कस करने वाली थी वो यहाँ मैं डिस्कस करूँगी, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे और 7 बजे वाली क्लास में हम फिर से एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे। सैमुअल टेलर कोलरिज के बारे में आज हमें डिस्कस करना था, इनके मेजर वर्क्स के बारे में डिस्कस करना था। तो इनका टाइमलाइन देखिए क्या था, 1772 से लेके 1834, ठीक है। इस टाइमलाइन में बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे हैं और बहुत सारे इनके जितनी भी पोम्स हैं उनमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो दो चीज़ें आपको सबसे पहले रखनी है। एक, इनका फ्रेंड सर्कल, कि इनका जो कोलरिज हैं इनकी फ्रेंडशिप वर्ड्सवर्थ के साथ बहुत अच्छी थी। दोनों ने कोलैबोरेटिव वर्क भी किया है, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन बनता है। लिरिकल बैलेड्स, जब हम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर रहे थे तो लिरिकल बैलेड्स को डिस्कस किया था कि 19 पोम्स वर्ड्सवर्थ की हैं, 4 पोम्स कोलरिज की हैं। तो जो 4 पोम्स कोलरिज की हैं, अक्सर 90% क्वेश्चन उन्हीं 4 पोम्स में से आता है, ठीक है। कोलरिज की फ्रेंडशिप रॉबर्ट साउदी के साथ भी थी। रॉबर्ट साउदी फर्स्ट जनरेशन के ही पोएट थे, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, कोलरिज, रॉबर्ट साउदी। तो रोमांटिक जब हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे रोमांटिक एज, यानी कि रोमांटिक मूवमेंट, फ्रेंच मूवमेंट भी थी जिसमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो हाल फिलहाल की 2-3 इनिशियल जब पीछे आप क्लासेस देखोगे तो उसमें डिस्कस किया गया था कि 4 जो हैं पोइट्स जो हैं, ये बेसिकली जिन्होंने भी पोम्स लिखी हैं, बहुत फेमस वर्क लिखा है, तो ये जो 4 है ना, ये फर्स्ट जनरेशन से थे। बाकी पर्सी बायस शेली, जॉन कीट्स और बायरन, लॉर्ड बायरन, ये जो है ये सेकंड जनरेशन से थे। तो इन कोलरिज का साउदी के साथ क्या कनेक्शन था कि जो दोनों की वाइफ्स थी ना, मतलब कोलरिज की जो वाइफ थी और जो रॉबर्ट साउदी की वाइफ थी, दोज वर एक्चुअल सिस्टर्स, ठीक है, दे बोथ वर सिस्टर्स। तो इसीलिए इनका रिलेशन एक अलग था। तो वर्ड्सवर्थ के साथ भी रही बॉन्डिंग और रॉबर्ट साउदी के साथ भी रही। दोनों ने मिलकर, यानी कि कोलरिज ने मिलकर और रॉबर्ट साउदी ने मिलकर एक कम्युनिटी, यानी कि एक ग्रुप बनाया था। वो ग्रुप किस आइडियोलॉजी से अफेक्टेड था? दरअसल वो अफेक्टेड था जो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना, ठीक है, उस पे क्या इम्पैक्ट था सोसाइटी पे उस चीज़ का, या इनके ऊपर एज ए पोएट, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल क्या इम्पैक्ट रहा, उसके रिगार्डिंग ये ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप का जो नाम दिया गया था वो था पेंटिसोक्रेसी, ठीक है। पेंटिसोक्रेसी ये एक टर्म इन्होंने दी थी, उस ग्रुप का नाम पेंटिसोक्रेसी था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो टेरर सोसाइटी में आया था, रीन ऑफ टेरर, कि वायलेंस है, ब्लड शेड है, लोगों के पास जॉब नहीं है, जिस भी नेशन की बात कर रहे हैं, फ्रांस की है, इंग्लैंड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। साइड बाय साइड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था। ये मैं आपके साथ सब डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर बात आती है इनके पर्सनल लेवल की, यानी कि पर्सनल जो एक्सपीरियंस इनका रहा। वर्ड्सवर्थ की वाइफ जो थी मैरी, इनके साथ, मतलब मैरी हटचिसन, ठीक है। तो मैरी हटचिसन जो थी, इनकी एक सिस्टर थी सारा हटचिसन। ऐसा कहा जाता है कि कोलरिज की वो चाहते थे, जब टूर पे जाते थे, फ्रांस टूर पे, तो जब वर्ड्सवर्थ डोरोथी के साथ जाते थे तो डोरोथी के साथ भी इनका बहुत अच्छा लिंकअप था, यानी कि कनेक्शन था, ठीक है। ऑफिशियल रिलेशनशिप का तो हमें कहीं नहीं पता चलता,
सिर्फ ये कहा गया है कि रिलेशनशिप दोनों की एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी थी, तो बॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि डोरोथी के साथ भी थी, कोलरिज की वर्ड्सवर्थ के साथ भी थी। बाद में क्या हुआ, जब मैरी हचिसन की एंट्री हुई वर्ड्सवर्थ की लाइफ में, तो ये इनकी फैमिली में से एक मेंबर थी, इनकी सिस्टर थी सारा हचिसन। तो वर्ड्सवर्थ ये रिक्वेस्ट करते थे कि सारा के साथ इनकी बॉन्डिंग को या रिलेशनशिप को ये किसी तरीके से आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो जब तक इनकी फ्रेंडशिप चल रही थी तब तक इन्होंने कोलैबोरेटिव वर्क किया। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से, सारा और मैरी के रिलेशन की वजह से, या सारा और जो फैमिली रिलेशन वर्ड्सवर्थ के थे, ठीक है, तो इसकी वजह से कोलरिज की फ्रेंडशिप टूट गई वर्ड्सवर्थ से। बहुत सारी जगह आपको सारा की रेफरेंस मिलती है टू एसरा। ऐसा कहा जाता है कि कोलरिज ने जहाँ जहाँ एसरा वर्ड यूज़ किया है ये दरअसल सारा को ही डेडिकेट किया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप पढ़ें फ्रॉम कोलरिज टू एसरा, एसरा का मतलब है सारा हचिसन की बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेफरेंस भी मिलती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क की, कि इंपॉर्टेंट वर्क क्या है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है बायोग्राफिया लिटरारिया, ठीक है। बायोग्राफिया लिटरारिया 1817 में आया था, पब्लिश्ड तभी हुआ था। इसका पूरा नाम है और बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैं ये, बहुत ही मेरे पास लैक ऑफ टाइम है आज, जिसकी वजह से मैं ये रिकॉर्डेड बना रही हूँ, और यही रीज़न है कि मैंने जस्ट रैंडम पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, और फिर मैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इस जो बायोग्राफी लिटरारिया है, पूरा नाम इसका ये है और करके, ठीक है, 1817 में आया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट की बात की है। सबसे पहली बात, ये पोम नहीं है, ये प्रोज है, यानी कि आप इसे कह सकते हो कि ये चैप्टर की तरह लिखा गया है, या फिर ये जो है जिसे हम नॉर्मल वर्ड्स में समझ सकते हैं ना कि ऐसे की तरह है, जिसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की गई है। इसमें दो कॉन्सेप्ट की बात की है, एक है फैंसी और एक है इमेजिनेशन। दो टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फैंसी में कह रहे हैं, फैंसी जो है ये पैसिव चीज़ है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, पैसिव का मतलब है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस रिसीव कर लिया। एक और चीज़ उन्होंने यूज़ की है, वो है मैकेनिकल। यहाँ पे पैसिव का मतलब है कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होता। जो भी हमें डेटा दिया जाता है, जिसको हम एक्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेशन का मतलब हो गया हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें एक डेटा दे दिया, वो हमारे दिमाग में स्टोर हो गया, तो स्टोरेज है। हमारे माइंड में बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, पैसिव है, मैकेनिकल है। जो भी हम एक्वायर करते हैं वो बड़ा ही कैसा है, रैंडम है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वर्ड सुन लिया, दो वर्ड सुन लिए, तीसरा वर्ड सुन लिया, तो डिक्शनरी के वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बात करता है। दूसरी तरफ इमेजिनेशन में बात की गई है हिडन मीनिंग, यानी कि हिडन इमेजेस एंड देयर मीनिंग। कि इमेजिनेशन में हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स का मतलब ढूंढते हैं, मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक चीज़ किसी ने कही है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है कि मतलब ढूंढना। तो मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की है, फैंसी में ही बताया है। जो सेकंड पॉइंट है, फैंसी में एक टर्म दे दी है, फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। कि अगर मैं टेबल की बात कर रही हूँ तो मेरा वर्ड टेबल ही है, ठीक है। मैंने उसके साथ डाइनिंग टेबल या कुछ और टेबल ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया है। तो जो आप वर्ड देते हो वो बहुत ही फिक्स रहते हैं और डेफिनिटीज रहते हैं, यानी कि वर्ड का मतलब आपके पर्सपेक्टिव से चेंज होगा। वर्ड विल रिमेन अ वर्ड ओनली, ठीक है। मीनिंग बदला जा सकता है, टेबल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन वर्ड जो है वो टेबल ही रहेगा। अगर आप उसके साथ स्मॉल टेबल लगा रहे हो, लॉन्ग टेबल या लार्ज टेबल लगा रहे हो, तो उसका टेबल के आगे ही लग रहा है जो भी लग रहा है, मतलब प्रीफिक्स की बात करता है। और क्या कहते हैं, ये जो फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज होती है ना, ये टाइम टू टाइम
अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। मतलब वही बात है कि जैसे कल हमने डिस्कस किया था ना साइकोलिंग्विस्टिक में, कि हम एक्वायर तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जब जैसे जैसे हमें पता चलती रहती हैं हम उस नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं। इमेजिनेशन का जो सेकंड पॉइंट है, ये कह रहे हैं इमेजिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, आई गेस 2016 में एंड 17 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। ये दरअसल कोलरिज ने दिया है। ये पूछ लेता है किस में दिया है, तो बायोग्राफिया लिटरारिया में दिया है, ठीक है। अब इसी को डिस्कस करते हैं हम, प्राइमरी में और सेकेंडरी में होता क्या है। देखिए ऐसे लिख देती हूँ, इमेजिनेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में कह रहा है कि हमारी इसमें जो सेंसेस है ना वो एक्टिव रहती हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंडरी में कह रहा है कि ये सुपीरियर फैकल्टी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है यही है। सुप्रीम की बात कर रहा है, इसमें कह रहा है जो भी हम लेते हैं हमारी सेंसेस काम करती हैं, वो हमारा प्राइमरी इमेजिनेशन का पार्ट है। मैंने कुछ देख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या देखा मैं उसको वर्ड्स में जब एक्सप्लेन करूंगी वो तो सुपीरियर, यानी कि वो वर्ड्स में जब उतारा जाएगा तो वो सुपीरियर फैकल्टी कहलाएगा। दूसरा कह रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सेंसेस है ना, तो सेंसेस क्या करती हैं, देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल को चेंज करता है, किस चीज में, चेंज इनटू सुप्रियोरिटी। सुप्रियोरिटी में हमारा जो वर्ड्स होता है वो आ गया है, ठीक है। तो पहली स्टेप ये है, देन ये है कि पहले हमने सेंसेस से देखा, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, फिर हमने उसको वर्ड्स में उतारा। मैंने सोचा कि आज एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैं उस चीज़ पर लिखूंगी, ठीक है। तो जब मैं उस पर लिख रही हूँ, पहले मैंने सोच लिया कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सेकेंडरी बात क्या हो गई कि अब मैं उसको सुपीरियर देने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि वर्ड्स में उतार रही हूँ, तो मैंने उस रॉ मटेरियल को ना वर्ड्स में चेंज कर दिया। तो सेकेंड जो इमेजिनेशन है, तो वो सेकेंडरी जो इमेजिनेशन है वो फैकल्टी पे ज़्यादा फोकस करता है। थर्ड, इन्होंने कहा है कि ये प्राइम एजेंट है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। कि सबसे पहले हमने देखा, हमारी सेंसेस एक्टिव थी। यहाँ पे क्या चीज़ होता है, यहाँ पे कहा है कि जो भी हम सेकेंडरी में करते हैं ना, यानी कि वर्ड्स जो हैं, डिसॉल्व्स, ये बहुत बार पूछ लेता है, ये जो फ्रेज है, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, ये एज इट इज इसने लाइन यूज की है। इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ देखा, उसको वर्ड्स में उतारा, तो मैंने क्या किया, मैंने नॉलेज को अपडेट किया। मुझे किसी ने कहा एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हैं, क्लाइमेट है, वेदर है, इकोलॉजी है, ग्लोब है, ठीक है, या फिर इक्वेटर है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। मैंने क्या किया, सब चीज़ों को जानने के बाद, पढ़ने के बाद, उसको एक रॉ मटेरियल जो था ना उसको फाइन मटेरियल में चेंज कर दिया। अब उसका मैंने प्रोडक्ट बना दिया। तो अब क्या किया, डिसॉल्व किया, बहुत सारी चीज़ों को मिलाया और एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। डिफ्यूज़ कर दिया वो चीज़, तो डिसॉल्व हो गया, डिफ्यूज़ हो गया, डिसिपेट्स हो गया। तो ये एक ही मतलब है कि फाइन चीज़ की बात कर रहा है, यानी कि सेकंड स्टेप क्या है, वो बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, जिसे आप कह सकते हो ये प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे आपने रैंडम वर्ड्स दिए थे, मैंने अब पोम बना दी, ठीक है। तो जो रैंडम वर्ड का कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरी इमेजिनेशन है, जो पोम है या कोई रिटन पीस ऑफ वर्क है वो सेकेंडरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये बायोग्राफिया लिटरारिया में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सेकेंड चीज जो आपको पढ़नी है वो है कुबला खान, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। क्रिस्टाबेल कुबला खान, इसका टाइटल क्या है, अ विजन इन ड्रीम, ठीक है। किसके बारे में कह रहा है ये ज़रा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये ओपियम ईटर थे, ठीक है। ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम, तो ओपियम ज़्यादा खा लेते थे। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का ड्रग हुआ करता था। तो सोच रहे थे ये कोलरिज जो हैं एक सैम्यूअल नाम की
एक ट्रैवल बुक पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते वो सो गए। सडनली किसी ने, कोई विजिटर आया, डोरबेल बजाई। जब इनकी आंख खुली ना, तो ये आधा काम पहले, मतलब सोने से पहले आधा पीस जो अपना वर्क है वो लिख चुके थे। फिर ये सो गए, बेल बजी, डिस्टर्ब हो गया माइंड, ठीक है, ध्यान भटक गया। तो वो जो आइडिया था ना सोने से पहले का और सोने के बाद का, तो वो थोड़ा सा ब्रेकेज है उसमें। काफ़ी बार आपको समझ नहीं आएगा, ज़नाडू करके किंग के बारे में या उसके रीन के बारे में इन्होंने बात की है, तो पूछ लेता है कि ये रेफरेंस कहाँ मिलती है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका जो ईयर है वो 1816 है। सबटाइटल पूछ सकता है, क्रिस्टोबल कुबला खान, यही पोयम है, ठीक है। तो कुबला खान पढ़नी है। और क्या पढ़ना है? लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स 1798 में आया था। 23 पोम्स की बात करता है। वर्ड्सवर्थ की 19 पोम्स हैं, कोलरिज की 4 हैं। इन 4 पोम्स को ज़रा अच्छे से देखना है, ठीक है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर भी इसी में आती है। डिजेक्शन एंड ओड भी कहते हैं कि इसी में आती है, ठीक है। लेकिन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पे क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको वो भी पढ़नी पड़ेगी। तो लिख देती हूँ मैं, 4th द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। अब इसमें से क्या पूछता है? एक सी की विजिट है, एल्बेट्रॉस करके एक फिगर दी गई है, ये सी बर्ड है। तो पूछ लेता है कि एल्बेट्रॉस की फिगर का कहाँ यूज़ किया गया है। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में किया गया है। इसको क्राइस्ट से कंपेयर किया है। एक लाइन भी इसकी बड़ी फेमस है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नो ड्रॉप टू ड्रिंक, कि चारों तरफ पानी ही पानी है, शिप फंस जाता है, आगे नहीं मूव कर पा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं है। तो कैप्टन जो होता है वो कहता है कि पानी तो हमारे पास आसपास बहुत है, लेकिन पीने को एक बूंद नहीं है, ठीक है। तो पूछ लेता है ये लाइन किस में से है। इसका जो ईयर है वो 1798 ही है ऑनवर्ड्स, ठीक है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिरिकल बैलेड्स में लिखी गई है, मतलब मेंशन की गई है, इंक्लूड की गई है। और कहा जाता है कि उन पोम्स में से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पोम है। अब बात करते हैं 5th वर्क जो आपको पढ़ना है, डिजेक्शन एंड ओड, जिसको आप मिस नहीं कर सकते। डिजेक्शन जो है रिजेक्शन है एक्चुअली, ठीक है। कोलरिज ने जब फ्रेंडशिप के लिए कहा था सारा हचिटसन को, तो उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने भी अल्टीमेटम दिया था, मैरी ने भी किया था। मतलब फैमिली कंडीशंस को देख के दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन वो चाहते थे, वो नहीं कंटिन्यू हो पाया। तो डिजेक्शन एंड ओड इसीलिए लिखा गया था, यहाँ पे रेफर किया गया है डियर सारा, ठीक है। एसरा, ये भी मिलता है हमें ये वर्ड। तो डिजेक्शन एंड ओड ये आपको पढ़ना है। ये 1802 में आया था, इसको आप मिस नहीं कर सकते, ये पोम है। लास्ट वर्क जो आपको पढ़ना है, जिसमें से कोई क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, रिमोर्स करके इनकी एक ट्रेजेडी थी। रिमोर्स, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, ठीक है। ये इनका दरअसल ड्रामा था जो इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये आया था 1813 में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी बार पूछ लेता है रिमोर्स किसने लिखा है, कोलरिज ने लिखा है, ठीक है। तो ये 6 वर्क ऐसे हैं, लिरिकल बैलेड्स हो गया, बायोग्राफिया लिटरारिया हो गया, डिजेक्शन एंड ओड हो गया, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हो गया, रिमोर्स हो गया, ठीक है। एक जो चीज़ रह गई है वो कुबला खान, ठीक है। तो ये 6 वर्क आपको पढ़ने हैं, बहुत माइन्यूटली पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप देख लेंगे, मैं जैसे इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो 3 बजे से पहले देख लेंगे आप। 7 बजे की क्लास में मिलेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आई होगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 7 बजे की क्लास में आपसे मैं मिलती हूँ, जो कि लाइव सेशन होगा, ठीक है। थैंक यू।